हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और बच्चों, मैं आज लाया हूँ आपके लिए नाउन पार्ट 1, नाउन की एरर्स। तो बच्चे, नाउन को की एरर्स को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें काफ़ी समझने वाले पॉइंट्स हैं जो एरर्स में लाया हूँ। तो ये काफ़ी आज के हिसाब से जिस तरह से नाउन वगैरह से, जैसा कि आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं आती, लेकिन जिस तरह के एरर्स मैं लाया हूँ इनमें से चीज़ें बनती हैं कई बार। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे। खैर, चलिए शुरू करते हैं। पहली एरर है हमारी, देयर वाज नो प्लेस ऑन द बेंच फॉर यू। बच्चों, जैसे एक चीज़ समझना बच्चों, प्लेस, यहाँ एक शब्द यूज हुआ है प्लेस, और एक शब्द है बच्चों स्पेस, है ना। तो प्लेस की डिस्कशन करते हैं। प्लेस, प्लेस माने स्थान। देखो ऐसा है बच्चों, प्लेस कभी ख़त्म नहीं हो सकता, या प्लेस ख़त्म हो सकता है कैसे, ज़रा समझना। यहाँ बेंच की बात हो रही है, तो सपोज करिए एक बेंच पड़ी हुई है, यहाँ ये बेंच है, ठीक है। इस पे 3 लोग बैठते हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं, क्लियर। बेंच के इधर उधर खाली पड़ा है। अब तुमने कहा देयर इज़ नो प्लेस टू सिट, बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो यार किसी बंदे ने कहा इधर बैठ जाओ, यार बेंच पे बैठना ज़रूरी थोड़ी है, नीचे बैठना है। तो तुम कहोगे यार नीचे क्यों बैठूंगा, मैं तो बेंच पे बैठूंगा। तो ध्यान से समझना मेरी बात, बेंच के इधर उधर जो पड़ा है वो प्लेस है। क्या है? प्लेस। यानी कि ऐसा स्थान जिसे आप ऑक्यूपाई नहीं करोगे, जिसे आप फिल नहीं करोगे, जिसे भरना नहीं है आपको। आपको क्या भरना है? आप यार जब आपके सही कपड़े, साफ कपड़े, नीचे कैसे बैठ जाओगे? आप तो बेंच पे बैठोगे। बेंच की उस जगह को कहा जाएगा रूम। क्या कहा जाएगा? रूम। रूम इज दैट प्लेस विच इज रिक्वायर्ड, जिसकी ज़रूरत है उस स्थान को रूम कहा जाता है। अब एक बात समझना ज़रा, ये तो बेंच वाली बात बताई, ज़रा समझना ध्यान से। आपकी एक क्लास है और उस क्लास के अंदर मान लीजिए 100 सीट है या 50 सीट है, 50 सीट है, 50 कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, 50 लोग बैठे हुए हैं। अब एक 51 नंबर का छात्र जो है, 51 नंबर का छात्र आ गया। अब 50 सीट थी, फुल है ना। तो उसने कहा कि मुझे प्लेस चाहिए। तो भाई टीचर ने कहा प्लेस चाहिए तुझे, तो प्लेस चाहिए तो जो कुर्सियों के बीच में जगह है वहाँ बैठ जा। ये पीछे खाली जगह पड़ी है, ऐसी कुर्सी तो है नहीं उस जगह, नीचे बैठ जा। तो क्या कोई नीचे बैठता है स्टूडेंट क्लास में? नहीं ना। अगर कुर्सियाँ पड़ी हैं तो कुर्सियों पे ही बैठेगा। तो एक्चुअली जो कुर्सियों के आसपास की जगह है जहाँ आप बैठेंगे नहीं, वो खाली पड़ी रहेगी, तो उसको प्लेस कहेंगे आप। लेकिन उस कुर्सी की जगह को, आप कुर्सी मांग रहे हैं ना एक, तो उसको रूम कहेंगे आप। ऐसी एक कार के अंदर जाइए, अब कार से समझिए। कार में जैसे अब 4 सीटर कार है, तो 4 सीटर कार में क्या होगा बच्चों? 2 लोग आगे बैठ गए, 2 लोग पीछे बैठ गए, ठीक है। अब सीट फुल हो गई, या चलो 3 बंदे बैठा लो, वैसे 4 सीटर ही होती छोटी कार। तो 3 सीट ज़बरदस्ती तुमने एक बैठा लिया। अब कार के अंदर स्पेस नहीं है, वो सॉरी, कार के अंदर रूम नहीं है, सीट नहीं है बैठने के लिए बच्चों कार के अंदर। या यूँ कह सकते हो कि कार के अंदर प्लेस ही नहीं है, स्थान ही नहीं है। स्थान नहीं है तो एक बात बताओ, यहाँ जो बोतल वगैरह रखी है, यहाँ जो सामान रखा है, चार्जर रखा है आपका, वो क्यों रखा है? वो भी तो किसी जगह रखा है, लेकिन उस जगह बैठा तो नहीं जा सकता ना, जगह तो खाली है, लेकिन आप बैठ नहीं सकते। तो जिस जगह की आपको ज़रूरत पड़ती है बैठने के लिए, जैसे सीट भी बोल देते हैं, उसको एक्चुअली रूम कहते हैं। क्या कहते हैं? रूम। और प्लेस, प्लेस तो बच्चे हर जगह होता है, प्लेस हर जगह है। एक थिएटर है, थिएटर की अगर सारी सीट फुल हो जाए तो क्या कहेगा वो? देयर इज़ नो रूम, कोई जगह नहीं है। ये थोड़ी कहेगा देयर इज़ नो स्पेस या देयर इज़ नो प्लेस। प्लेस तो है भाई, उन लोगों के ऊपर इतना ऊंचाई पे छत है, तो बीच में तो इस पे प्लेस है ना। तो समझ गए ना प्लेस। तो अब तुम बताओ, यहाँ बेंच पे वो जगह मांग रहा है, तो बेंच की उस जगह को क्या कहा जाएगा? बोलो, उसे प्लेस कहा जाएगा या रूम? रूम कहा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आएगा देयर वाज नो रूम, ठीक है। आगे देखते हैं। प्लेस, प्लीज, सॉरी सॉरी, प्लीज प्लीज पुट योर साइन हेयर। पहली बात तो एक बात देखिए बच्चों, साइन का प्रयोग एज ए नाउन अगर आप करोगे तो आप साइन नहीं होता, वो सिग्नेचर होता है। क्या होता है? सिग्नेचर। लेकिन अगर हम कहें साइन द पेपर, साइन द पेपर, तो साइन एक वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है साइन करना, चिन्ह लगाना, ठीक है। साइन द पेपर। तो और जो ट्रांजिटिव होती है उसके बाद प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। लेकिन आप नाउन के तौर पे अगर सिग्नेचर की बात कर रहे हैं, साइन करने की बात कर रहे हैं, तो सिग्नेचर यूज करना पड़ेगा। सिग्नेचर नाउन होता है, साइन नाउन नहीं होता, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, सिग्नेचर। तो यहाँ आपको साइन नहीं, सिग्नेचर यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ साइन द पेपर, तो आप साइन द पेपर कह सकते हैं, साइन द पेपर, साइन ऑन द पेपर नहीं। तो वहाँ वो वर्ब हो जाएगी साइन करना, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, दे लाइक द प्ले ऑफ क्रिकेट। बच्चे प्ले ऑफ क्रिकेट, यहाँ देखिए समझिए आप, प्ले और गेम में अंतर है। क्या अंतर है देखो ध्यान से समझना। प्ले जो होता है वो इन्जॉयमेंट के लिए होता है, एंटरटेनमेंट के लिए होता है। गेम भी इंटरटेनमेंट के लिए होता है, लेकिन गेम में और प्ले में बच्चे इतना अंतर है कि गेम में कुछ रूल्स होते हैं जिन पे बेस्ड वो खेल चलता है। क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स। नॉर्म्स माने कुछ सिद्धांत, कुछ मानक होते हैं उसके, है ना। लेकिन प्ले का मतलब क्या है? जैसे मान लो 2 छोटे बच्चे हैं तो वो कुछ भी खेल रहे हैं। कुछ भी खेल रहे हैं क्या मतलब? ऊंची सी छोटी सी ऊंची दीवार है उससे ही कूद रहे हैं। तो ये कोई गेम थोड़ी हुआ, इसके नियम थोड़ी है कि भाई इतनी दूर नहीं कूदना है, इससे कम नहीं कूदना है। दैट इज़ नॉट ए गेम, दैट इज़ प्ले। तो जो केवल और केवल एंजॉयमेंट के लिए किया जाए कोई भी एक्टिविटी, वो प्ले है। ठीक है, ध्यान से समझ रहे हैं ना आप। लेकिन गेम जो होगा उस पर इंजॉयमेंट तो उसमें भी होगा, लेकिन उसमें कुछ मानक होंगे, कुछ रूल्स होंगे। अब आप बताइए यहाँ, अगर मैं ये कहने लगूँ कि क्रिकेट, तो क्रिकेट यार रूल्स होते हैं ना, उसमें कुछ नॉर्म्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं कि भाई ये खेलेगा, वो खेलेगा, कैसे आउट होगा, कौन कब बॉल करेगा। तो इसको आप प्ले कह देंगे, गेम कह देंगे। अब सपोज करिए आप घर बैठे थे, तो आप अपने अपने भाई से ऐसे ही मजाक करने लग गए। फिर आप लोग क्या करने लग गए, वहीं मजाक करते करते कोई भी गेम मतलब ऐसे ही खेलने लग गए, नॉर्मली आपस में लड़ने ही लग गए सपोज करिए, हंसते हंसते। तो वो लड़ नहीं रहे, आप ऐसे ही बस मजाक कर रहे हैं, तो दैट इज़ प्ले, नॉट गेम। तो समझ गए आप, गेम जो होता है उसमें नियम कानून होते हैं। प्ले का मतलब केवल इंजॉयमेंट करना। जैसे गांव में छोटे मोटे बच्चे या शहर में छोटे मोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, गाँव कहो शहरों में कहाँ खेलते हैं बच्चे छोटे। तो गांव में जो छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ भी करने लगते हैं, मिट्टी में कुछ करने लग गए, तो उनका कोई रूल थोड़ा ही है, दैट इज़ प्ले। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ गेम आएगा, समझ गए होंगे। नंबर 4, ए 100 माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। जब आप उसको ए लॉन्ग डिस्टेंस कह रहे हैं और 100 माइल्स है, इसमें मात्रक भी लगा है, तो आर नहीं आएगा, ए जाएगा। कि 100 मील की दूरी एक बड़ी दूरी है, तो सिंगुलर आएगा। ठीक है, 12 ईयर टाइम इज़ अ लॉन्ग टाइम। तो जब ए लॉन्ग टाइम कह रहे हो तो सिंगुलर होना चाहिए। क्लियर। देयर वर मैनी फीमेल्स। बच्चे एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, जैसे अगर आप कह रहे हैं फीमेल्स और एक होता है बच्चे वीमेन। देखो सिंगुलर होगा वुमन लिखेंगे, प्लूरल होगा तो बीमेन बोलेंगे। तो प्रोनाउंसिएशन में अंतर है, बीमेन। ठीक है, और लिखने में भी अंतर है, वहाँ एम एन होगा, ई एन होगा प्लूरल में। तो फीमेल्स और वुमेन में क्या अंतर है भाई? तो अगर आप देखते हैं फीमेल में और वुमेन में क्या अंतर है, तो मैं बता देता हूँ आपको। जो फीमेल जो होता है केवल जेंडर बताता है, वो क्या बताता है? जेंडर। ठीक है, एक पहचान तो ये है, केवल जेंडर बताएगा। अब जेंडर बताने का क्या मतलब, ज़रा ये भी समझना, इससे कुछ एरर्स आती हैं, ये नहीं, इसके अलावा दूसरी एक चीज़ और है। जो वुमेन होता है जेंडर तो वो भी दिखाता है, मगर साथ साथ जेंडर दिखाने के वो एडल्ट भी बताता है। किसी को, फीमेल को एडल्ट बताता है। एडल्ट का मतलब वयस्क, वयस्क बताएगा। जैसे कि आप छोटी बच्ची है, लड़की है, तो उसको बेबी कह सकते हैं, वहाँ तो जेंडर मैटर ही नहीं करता। लेकिन उसको फीमेल कह सकते हैं, लेकिन वुमन तो नहीं कह सकते ना उसको। तो वुमन और फीमेल में अंतर समझे। फीमेल केवल इंडिकेट करता है केवल जेंडर को, जबकि वुमन जेंडर को तो रिप्रेजेंट करता ही है। यानी वुमन को कह सकते हैं ऐसी फीमेल जो एडल्ट है, ऐसी फीमेल जो एडल्ट है, वयस्क है, वो छोटी नहीं है। क्योंकि बच्चों को वुमन नहीं कहते, गर्ल्स कहते हैं, है नहीं। छोटे, बहुत ही छोटे बच्चों को जहाँ जेंडर भी मैटर नहीं करता उनको बेबी बोलते हैं। तो जो महिलाएं होती हैं, जो शादी हो चुकी होती है लगभग जिनकी, तो उन्हें ही वीमेन कहा जाता है, वुमेन कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो अब सुनिए अगली बात। देखो अगली बात सुनोगे तो यहाँ हमें फीमेल्स यूज करना चाहिए। एक्चुअली जब भी आप फॉर्मली ये कहा जाता है कि फीमेल्स वगैरह का यूज ना ही करें तो अच्छा है। जैसे कि देयर वर मैनी कंपार्टमेंट, फीमेल्स हैं कंपार्टमेंट के अंदर, तो वी आर मतलब वी वांट टू से दैट देयर आर वीमेन, तो वहाँ हम वीमेन ही यूज करेंगे, यहाँ वुमेन यूज करेंगे। तो जनरली फीमेल्स वगैरह इस तरह से लिखते नहीं है, वीमेन लिखेंगे, ज़्यादा बेटर है। वैसे फीमेल भी सही है, गलत नहीं माना जा सकता, बट वीमेन लिखना ज़्यादा बेटर होगा फॉर्मली, है ना, क्योंकि ये ब्रिटिश इंग्लिश में ज़्यादा मैटर करता है। दूसरी बात, एक चीज़ और बता दूँ बच्चे, ये एरर नहीं आती है। एरर क्या आती है इससे, आएगी हालांकि। जैसे फीमेल जेंडर को बताता है ना, तो ध्यान रखना। जैसे मैं अगर ये कहूँ फीमेल इंसेक्ट, इंसेक्ट माने कीड़ा, जैसे कीड़े का जेंडर देखना तो फीमेल इंसेक्ट कह सकते हैं आप, है ना। ठीक, लेकिन अगर आपने ये कह दिया फीमेल टॉयलेट, ध्यान से सुनना मेरी बात, फीमेल टॉयलेट, तो ये गलत है। ये एरर आती है एग्जाम में, एसएससी पूछ भी चुका है इसको। मतलब टॉयलेट की जगह और कुछ ले लो, जैसे हॉस्टल ले लो या कंपार्टमेंट ले लो, कुछ भी ले लो। तो यहाँ एक्चुअली
फीमेल टॉयलेट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते बच्चे? क्योंकि टॉयलेट का जेंडर नहीं होता, इट शोज जेंडर। अगर आप फीमेल इंसेक्ट यानी कीड़े की बात करेंगे तो कीड़े का जेंडर होता है, टॉयलेट का कोई जेंडर नहीं होता, इसलिए फीमेल टॉयलेट नहीं लिखा। सो आप देखते भी नहीं होंगे, कहीं टॉयलेट होगा तो कहीं ही लिखेंगे पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए सी लिखेंगे, है ना, या फिर लेडीज़ लिखेंगे, जेंट्स लिखेंगे, या फिर क्या मैन लिखेंगे या वुमन लिखेंगे, लेकिन कभी भी फीमेल टॉयलेट लिखा देखेंगे नहीं आप, क्योंकि टॉयलेट का कोई जेंडर नहीं होता। अगर मैं लिख दूं बच्चे फीमेल इंसेक्ट, फीमेल डॉग लिख देता हूँ, फीमेल डॉग, तो फीमेल डॉग लिखना सही है क्योंकि डॉग का जेंडर होता है, तो यानी विच की बात कर रहे हैं हम। तो ऐसी चीज़ें जिनमें जेंडर होता है उन्हीं के सामने मेल फीमेल लगता है। जैसे मेल डॉग कह दो, फीमेल डॉग नहीं, मेल डॉग, हाँ कुछ भी कह दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह की बात आप समझेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ फीमेल भी यूज कर सकते हैं, वैसे इतना इशू नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि फॉर्मली हम जो यूज करते हैं वीमेन यूज करते हैं, वुमन यूज करते हैं फीमेल की जगह, ठीक है। प्लूरल होगा तो वीमेन बोलते हैं, सिंगुलर होगा तो वुमन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 6, रीनू स्टेज इन द बोर्डिंग। बच्चे बोर्डिंग, वैसे तो बोर्ड एक वर्ब होती है अगर देखा जाए, लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन है तो ऑब्वियसली ये एक जेरंड है ना, नाउन, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आते हैं उनके ऑब्जेक्ट। देखो तो अगर ये वर्ब होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ डिटेल में। बोर्ड, बोर्ड का मतलब होता है किसी जहाज, नाव, किसी जहाज, नाव या फिर एरोप्लेन वगैरह में, हवाई जहाज में सवार होना, चढ़ना उसमें, तो उसको कहते हैं बोर्ड। कहते नहीं मेरा बोर्डिंग पास नहीं बना, बोर्ड, बोर्ड करो, डी बोर्ड करो, डी बोर्ड माने उतरना, बोर्ड माने चढ़ना उन पे, जहाज नाव वगैरह पे, तो बोर्ड ये वर्ब हो गई। लेकिन जब आप बोर्डिंग लिखते हैं तो इसके लिए लिखते हैं बोर्डिंग हाउस, बोर्डिंग हाउस। तो बोर्डिंग हाउस का क्या मतलब होता है? बोर्डिंग हाउस का मतलब होता है इन, इन सुना आपने कभी? INN, इन माने सराय, सराय, सराय का मतलब जैसे होटल्स हैं, अब तो सराय नहीं बोलते, पहले सराय बोलते थे जहाँ पैसे देके कुछ समय के लिए ठहरा जा सके, उस जगह को बोर्डिंग हाउस कहा जाता है, ठीक है, बोर्डिंग हाउस। या इन कहते हैं, इन INN, इन माने सराय, सुना होगा आपने। तो बोर्डिंग हाउस का मतलब हो गया ऐसा स्थान जहाँ पैसे देकर आप ठहर सकते हैं। तो यहाँ ठहरने की बात हो रही तो खाली बोर्डिंग नहीं आएगा, बोर्डिंग हाउस आएगा। ओके, 7 नंबर देखते हैं, द टीचर नीडेड ए चॉक। बच्चों ये भी समझो, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, आपने मटेरियल नाउन पढ़ा होगा। मटेरियल नाउन का मतलब होता ऐसे नाउन जो मटेरियल नाउन जो एक मटेरियल को रिप्रेजेंट करते हैं, एक पदार्थ को बताते हैं ना। पदार्थ का मतलब ठोस, द्रव, गैस। जैसे आप एक चीज़ देखिए बच्चों, आपने क्या करा होगा, सपोज करिए आप, जैसे चॉकलेट है, चॉकलेट खाई होगी भाई, तो चॉकलेट का जो मटेरियल है वो सब एक किसी चीज़ में बनता होगा, सपोज करिए किसी कढ़ाई में बनता है, किसी ना किसी बर्तन में चॉकलेट का मटेरियल बनता है। तो वो मटेरियल, एक मटेरियल का मतलब क्या है? मिश्रण है, चीज़ों का मिश्रण है भाई, चीनी है उसके अंदर और पता नहीं क्या क्या है चॉकलेट के अंदर, निकल वगैरह है, जो भी चीज़ है, तो वो मटेरियल है। अब हमने क्या किया, छोटा सा हिस्सा लिया इस मटेरियल का और मटेरियल को एक सांचे में ढाल के एक चॉकलेट बना दी। अभी आप बताइए, इसी का तो हिस्सा है, इसी मटेरियल का हिस्सा है, इसलिए ये एक मटेरियल नाउन है, ठीक है, ये मटेरियल नाउन है। सेम थिंग ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। तो चॉकलेट को भी अब जब मटेरियल नाउन है तो आपको पता होगा मटेरियल नाउन जो होते हैं बच्चे वो अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। तो इसलिए ए चॉकलेट, चॉकलेट नहीं कहते, ए बार ऑफ चॉकलेट कहते हैं, चॉकलेट का टुकड़ा, ठीक है। इसी तरह से शॉप की बात करते हैं, साबुन की, तो साबुन जो होता है बच्चों, साबुन का मटेरियल जो है वो फैक्ट्री में बनता है, बस बाद में उसमें किसी सांचे में थोड़ा थोड़ा मटेरियल डालते हैं और साबुन की शेप दे देते हैं, आकार दे देते हैं, तो वो उस मटेरियल का तो हिस्सा है। कोई साबुन एक चीज़ अलग थोड़ी है, वो उस मटेरियल में से निकाली तो लिया हमने। एक साबुन कहना उसको, इसलिए साबुन पे जो वेट लिखा होता है 10 ग्राम, 50 ग्राम, कभी आपने देखा है एक सोप, एक साबुन तो नहीं, ए पीस ऑफ सोप कह सकते हैं उसको। ऐसी होता है चौक। चौक क्या है? एक मिश्रण है ना, एक मटेरियल है, बस ये है उस मटेरियल को सांचों में डाल डाल के अलग अलग बना दी जाती है, तो उसको आप एक चौक नहीं कह सकते, दैट इज मटेरियल, समझ रहे हैं ना, दैट इज मटेरियल। और उस मटेरियल से बनी चौक को आप अनकाउंटेबल मानेंगे, तो आपको अगर कहना तो ए पीस ऑफ चौक कह सकते हैं, ए पीस ऑफ चौक, ठीक है, एक चौक का टुकड़ा। तो ये अनकाउंटेबल चीज़ को काउंटेबल बनाने का तरीका होता है। जैसे ए पीस ऑफ बर्क कहते हैं, ए पीस ऑफ चौक कहते हैं, है ना, ए बार ऑफ चॉकलेट बोलते हैं, बार ऑफ सोप बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो जो सोप है, साबुन, चॉकलेट और चौक, ये इस तरह के अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, क्योंकि इनके लिए पदार्थ तो सारा एक ही बनता है, बस अलग अलग ढाल देते हैं हम उसको, तो वो मटेरियल ही तो होता है, तो इसलिए मटेरियल नाउन बोलते हैं इसको। और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए आर्टिकल नहीं आएगा, ए पीस ऑफ चौक आएगा।
या चौक कह दो खाली, नो प्रॉब्लम। आई हैव एन अर्जेंट वर्क, देखो ये भी वर्क भी अनकाउंटेबल होता। तो अगर मुझे कहना है मुझे एक काम है तो फिर कैसे कहें, तो इसको कहें एन ए पीस ऑफ अर्जेंट वर्क, ए पीस ऑफ अर्जेंट वर्क ऐसे कह दो। ए पीस ऑफ से इसको सिंगुलर या प्लूरल, अगर मुझे दो काम है तो आई हैव टू पीस ऑफ वर्क, लेकिन वर्क में ऐसे नहीं लगा सकते, ना ही वर्क को ए वर्क कह सकते हैं, ठीक है, तो अनकाउंटेबल होता। नंबर 9 देखते हैं, यू हैव ए बिग नंबर ऑफ मनी, बिग नंबर ऑफ मनी, मनी अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के लिए कभी नंबर यूज नहीं करते क्योंकि नंबर होती है संख्या, काउंटिंग, तो नंबर की जगह क्या यूज करें भाई, तो ए बिग नंबर ऑफ मनी कहने की बजाय आप बेहतर है यहाँ कहिए ए बिग अमाउंट, मनी का क्या अमाउंट माने मात्रा, ए बिग अमाउंट ऑफ मनी, है ना। नंबर तो तब कहते हैं जब संख्या होती है, जैसे ए बिग नंबर ऑफ पीपल, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग संख्या में, है ना। ए नंबर ऑफ सुना भी होगा आपने, संख्या को दर्शाता। नंबर 10 देखते हैं, अरुण इज़ वन ऑफ माई फास्ट फ्रेंड्स, फास्ट फ्रेंड्स, फास्ट फ्रेंड माने बहुत तगड़े वाले मित्र, अरुण इज़ वन ऑफ माई फास्ट फ्रेंड, वन माने एक, ऑफ माने में से। अब भाई एक निकाल रहे हो तुम, एक अच्छा मित्र है में से, तो एक से तो ज़्यादा ही होंगे में से आगे, तो ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है जब सिलेक्शन की बात हो रही हो, किसी एक को चुनने की बात हो रही हो। तो अरुण मेरा एक अच्छा मित्र है, ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मेरे जो बढ़िया मित्र है उनमें से एक अच्छा मित्र है अरुण भी, उनमें से एक है मतलब। आई हैव रेड, आई हैव रेड, रीड की थर्ड फॉर्म को रेड बोला जाता है। आई हैव रेड ए क्वांटिटी ऑफ नॉवेल्स, नॉवेल होते हैं उपन्यास, किताबें, तो जो उपन्यास है बच्चों नॉवेल्स वो प्लूरल है, उसमें कोई इशू नहीं है, एक क्वांटिटी। लेकिन एक बात बताओ बच्चे, नॉवेल्स काउंटेबल है तभी तो प्लूरल है, प्लूरल भाई काउंटेबल को तो सिंगुलर या प्लूरल बनाते हैं, तो यहाँ क्वांटिटी तो मात्रा होती है, जैसे शुगर की मात्रा हो, पेट्रोल की, डीजल की मात्रा हो, वाटर की मात्रा हो, क्वांटिटी, तो ऐसी चीज़ों की क्वांटिटी होती है जो चीज़ अनकाउंटेबल हो, लेकिन ये तो काउंटेबल है, तो यहाँ लगाइए ए नंबर ऑफ नॉवेल्स, क्या लगाइए ए नंबर ऑफ नॉवेल्स माने बहुत सारे नॉवेल्स। रवि विल बाई ए न्यू होम, बच्चों न्यू होम दिस इज़ रॉन्ग, होम कभी भी नहीं लिखना, अब अंतर समझना होम और हाउस के बारे में। बच्चे नाउन में आप बहुत सारा नॉलेज लेंगे, बहुत सारा, अभी तो चैप्टर पढ़ाए कहाँ है मैंने, मतलब अभी चैप्टर की एरर कराई कहाँ है, आपको इतनी नई चीज़ें मिलेंगी कि आपको कुछ भी कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फालतू चीज़ें। ये तो मुझे सिलेबस कराने दो एक बार, फिर देखना तो मैं इंग्लिश में कैसे मतलब बहुत बेहतर हो जाओगे, ये तो मेरी गारंटी है। बस पढ़ते रहना लगातार, नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। होम और हाउस में क्या अंतर है बच्चे, हाउस का मतलब होता मकान, मतलब मकान क्या, जनरली एक मकान है आपने ले रखा है, उसमें कोई रहता वहता नहीं है तो उसको मकान कहेंगे। लेकिन देखिए एक मकान है और उसमें सभी लोग रहते हैं, एक परिवार रहता है, तो वो बनता है घर। अब ध्यान से समझना मेरी बात बच्चे, घर जो है वो एक मिश्रण है परिवार के लोगों का। भाई परिवार के लोग नहीं रहे अगर उस मकान में, तो क्या वो घर कहला सकता है, नहीं कहला सकता। तो जब वो घर कह रहेगा परिवार के सदस्यों से, तो आपने जब खरीदा होगा तो आपने परिवार के सदस्य भी खरीदे होंगे क्या, नहीं, तो इसका मतलब आपने होम नहीं खरीदा, आपने क्या खरीदा, हाउस। हाउस का मतलब होता है एनी टाइप ऑफ बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी इमारत को आप हाउस कह सकते हैं। जैसे कि हम कई बार तो पार्लियामेंट को हाउस नहीं बोलते, है ना, सदन। हाउस का मतलब केवल बिल्डिंग से है और कुछ नहीं, लेकिन होम का मतलब है परिवार में। हाउस में जब परिवार भी ऐड हो जाएगा, फैमिली ऐड हो जाएगी, तब वो होम बनता है। और ख़रीद आप हाउस को सकते हैं, होम को नहीं खरीद सकते बच्चे। होम एक एडवर्ब होता है जबकि हाउस एक नाउन होता है। अब एडवर्ब क्यों होता है ये मैं बताऊंगा एडवर्ब में, अभी मत जानिए ज़्यादा, नहीं तो मुझे भी बताना पड़ेगा बहुत ज़्यादा देर तक और आप भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अभी एडवर्ब पढ़ाएंगे, अब तो सारे चैप्टर पढ़ाने ही है, कल परसों से शुरू करते हैं ना बढ़िया से अच्छी सी क्लास। अनु सा हर शेड, अनु ने देखी हर शेड माने अपनी छाया। बच्चे पहली चीज़ समझिए, ये अंतर होता है दो चीज़ों में, शेड और शैडो। शैडो कहते हैं बच्चे यहाँ परछाई को, परछाई किसको बोलते हैं, जैसे आप धूप में जा रहे हैं तो आपकी परछाई आपके साथ चलेगी, अगर सूरज निकला है तो, अगर लाइट है, सनलाइट है, सूर्य की रोशनी है, तो परछाई उसको बोलते हैं बच्चों शैडो, है ना, प्रतिछाया। शेड होती है बच्चे, जैसे आप बाहर गए और आपको गर्मी लग रही है बहुत, आपके रुकने के लिए जगह नहीं, आपने पेड़ देखा और पेड़ की जो छाया है उसको शेड बोलते हैं,
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, शेड। तो समझ गए, आपकी जो परछाई है, यानी कि जब आप धूप में निकलते हैं तो आपका जो प्रतिरूप बनता है ज़मीन पे, उसको शैडो बोलते हैं। और जो पेड़ वेड़ के नीचे आप खड़े हो जाते हैं तो पेड़ की छाया को आप शेड बोलते हैं। तो परछाई और छाया में अंतर होता है, ठीक है, किसी चीज़ से ढकना तो वो शेड है। तो अनुशाहर शेड या शैडो, तो यहाँ शैडो आना चाहिए इन द रिवर। 14 द चेयर्स लैग। बच्चे नाउन में चूंकि एक पोर्शन आता है अपोस्ट्रोफी एस वाला, है ना, जिसको केस बोलते हैं, तो ये इसके भी है सेंटेंस, तो इसके भी बता दे रहा हूँ। चेयर्स लैग, पहली बात तो आप समझिए जो निर्जीव है तो उस पर अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। उसकी वजह क्या है, अपोस्ट्रोफी एस जो है वो दिखाता है बच्चों पजेशन को या पार्ट ऑफ टोटल। अब पार्ट ऑफ टोटल अभी नहीं बता रहा, बस इतना ही समझो फिलहाल, ठीक है, नहीं तो बहुत देर लगेगी, मुझे बहुत देर हो गई 14 सेंटेंस ही समझाने में, ठीक है। तो द चेयर्स लैग, चेयर्स लैग माने निर्जीव पे कभी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, तो फिर मैं कैसे बनाऊं, तो मुझे बनाना पड़ेगा द लैग ऑफ चेयर। क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, द लैग ऑफ चेयर। गॉट इट, नो प्रॉब्लम। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। 15 द फ्रेंच हैव स्ट्रेंज हैबिट्स। द फ्रेंच जो फ्रांसीसी है, देखो द फ्रेंच है ना, द फ्रेंच का मतलब फ्रांसीसी लोग, हैव रखते हैं, स्ट्रेंज माने अद्भुत अजीब, हैबिट्स माने आदतें। देखो बच्चों हैबिट और कस्टम दो चीज़ें होती हैं, ध्यान से समझना जरा। हैबिट है और इसमें 15 में और है बच्चे कस्टम, अंतर है। अंतर क्या है, देखो हैबिट होती है पर्सनल, क्या होती है, पर्सनल, और कस्टम होती है सोशल। अब इतनी सी बात से समझना, हैबिट माने आदत। आदत का मतलब ये है, जैसे मान लो आदत कुछ एक लोगों की होती है, बहुत सारे लोगों की नहीं होती है, ठीक है। हैबिट आदत जो होती है कुछ ही लोगों की होंगी। जैसे मान लो तुम्हारी आदत हो सकती है कि तुम्हें रात में सोते समय स्नोरिंग करते हो, तुम खराटे लेते हो, तो ये तुम्हारी आदत है, ये पूरी दुनिया की आदत नहीं है। या ऐसा भी नहीं पूरे गांव की आदत हो, या ऐसा भी नहीं है पूरे मोहल्ले की आदत हो, तो ये हैबिट होती है, ठीक है। हो सकता है आप में गाली देने की आदत हो सकता है आप में बात बात में हकलाने की आदत हो, तो ये व्यक्तिगत आदत है। एक होती कस्टम, इसे आदत कह लो या परंपरा, इसको परंपरा कहो तो अच्छा लगेगा हिंदी में। परंपरा का मतलब जैसे आप लोग क्या करते हैं, दीपावली मनाते हैं, तो दीपावली समाज का एक बड़ा हिस्सा मनाता है, परंपरा, और वो चली आ रही है, तो उसको आदत नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे आप, परंपरा कहेंगे, कस्टम, है ना। जैसे आपके यहाँ मान लो होली पे पूजा होती हो तो उसको कस्टम कहा जाएगा, उसको हैबिट नहीं कहा जाएगा। अब तुम खुद सोचो कि द फ्रेंच हैव स्ट्रेंज हैबिट, फ्रेंच माने फ्रांसीसी, तो देश का बड़ा हिस्सा, देखो कस्टम परंपरा बहुत सारे लोग मनाते हैं, एक समूह या समुदाय या पूरा देश भी मना सकता है। यहाँ तो पूरे फ्रांसीसियों की बात हो रही है, तो वो कोई आदत होगी, वो क्या होगी, एक कस्टम होगी, ठीक है। अब देखना अगला, स्टीलिंग, चुराना, चोरी करना इज ए बैड कस्टम। भाई चोरी करना ये तो है नहीं समाज के बड़े हिस्से की आदत होती है, या ये कोई परंपरा है लोग एक साथ करते हैं इसको, तो ये क्या है, ये हैबिट है। तो चुराना एक आदत होती है जो किसी किसी आदमी में होती है, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, 17 नंबर देखते हैं। यहाँ देखता हूँ वीडियो कितने मिनट की हो गई, वीडियो भाई 23 मिनट की हो गई बाल को, कोई बात नहीं 30 मिनट तक झेल सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। चलिए 17 नंबर देखते हैं। माई अंकल्स सेक्रेटरीज वाइफ, एकदम कॉन्जिक्यूटिवली अगर आप बच्चों दो अपोस्ट्रोफी एस देखते हैं दो लगातार नाउन पे, तो ये गलत है। दो लगातार नाउन पे कभी भी दो अपोस्ट्रोफी एस नहीं हो सकते। अगर आपको इसको करेक्ट करना है तो करना पड़ेगा द वाइफ ऑफ माई अंकल्स सेक्रेटरी, इसे करना पड़ेगा बच्चों द वाइफ ऑफ माई अंकल्स सेक्रेटरी। तो कभी भी दो अपोस्ट्रोफी है साथ नहीं आते, ये ध्यान रखना। लगातार मतलब लगातार वे में दो नाउन पे नहीं आ सकते। तो फिर से बता दे रहा हूँ, लिख नहीं पाया मैं, द वाइफ ऑफ माई अंकल्स सेक्रेटरी, ठीक है, ये आ जाएगा इसमें, ठीक है बच्चों। 18 देखते हैं, सिटीज़ आफ्टर सिटीज़, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ किसी ना किसी में ये एरर आई है। बच्चे जब दो नाउन हो, ध्यान से समझना, दो नाउन हो और वो नाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़े हों तो दो शर्त याद रखेंगे बच्चों, और वो दो शर्त क्या होंगी कि एक तो नाउन हमेशा क्या होने चाहिए, सिंगुलर, दोनों के दोनों, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना, दोनों नाउन क्या होने चाहिए बच्चों, सिंगुलर होने चाहिए। और दूसरी बात यह है इनके साथ वर्ब जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए केवल सिंगुलर। तो सिंगुलर का फंडा ध्यान रखना, वो ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। अब जैसे ये है सिटीज़ आफ्टर सिटीज़, तो सिटीज़ में एस गलत है, क्या आएगा, सिटी आफ्टर सिटी। बाज, तो यहाँ बाज है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है
एक शहर के बाद दूसरे शहर पर अटैक किया गया, यानी एक बार में एक ही शहर पर अटैक किया गया, एक के बाद एक। जैसे हम कहते हैं पेज आफ्टर पेज, एक पेज के बाद दूसरा पेज वाज रेड, पढ़ा गया। तो भाई एक पेज के बाद दूसरा पेज ही पढ़ा जाएगा, ऐसा तो सारे पेज एक साथ पढ़ देगा आदमी, तो इसीलिए प्रीपोजिशन यूज की जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। 19 कमल एंजॉयज ए फ्री शिप इन द कॉलेज। बच्चे फ्री शिप का मतलब कुछ नहीं होता, ज़रा ध्यान से समझे। फ्री शिप नहीं होता है ये क्या होता है? फ्री स्टूडेंटशिप। फ्री शिप तो कुछ होता ही नहीं है, फ्री स्टूडेंटशिप होता है। अगर कोई फ्री में पढ़ रहा है स्टूडेंट, तो इसका मतलब वो इन्जॉय करता है फ्री स्टूडेंटशिप की, या फ्री स्कॉलरशिप कह सकते हैं आप। तो शिप स्कॉलरशिप किसी नाउन के बाद लगता है, फ्री स्कॉलरशिप या फ्री स्टूडेंटशिप, है ना, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। 20 नंबर, वी हैव रेड 2/3 ऑफ दिस नॉवेल। इसको ध्यान से समझना भाई, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन आज दोपहर में भी हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आई थी, मगर वहाँ पूरा नहीं समझा है। जैसे एक बात समझो, 1/3 है, ये 2/3 है ना, ये 3/3 नहीं 2/3 है ना, ऐसा। तो एक बात बताओ बच्चों, जैसे ये है तो इसको आप लिखते हैं 1/3। क्या लिखते हैं बच्चों? 1/3, क्योंकि एक ही थर्ड है इसमें भाई, इसे थर्ड कह सकते हो ना, 1/3। तो एक ही तो तिहाई है, तिहाई कितनी है? 1। तो 1, और 1 के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो क्या होगा? सिंगुलर, 1/3। लेकिन बच्चों पता है इसमें 1/3 कितनी है? 2 है, तो इसको हम लिखते हैं 2/3। अब एक बात ध्यान से समझो, 2 है तो इसके बाद थर्ड लगेगा या थर्ड्स? 2/3, क्योंकि 2 क्या है? प्लूरल। तो ये ध्यान रखेंगे आप, 2/3। तो और इसी तरह से और एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से समझना ज़रा। जैसे अगर मैं कहूँ बच्चे, यहाँ लिखा है 1/5, तो आप 1/5 लिखेंगे, इसमें 5th लिखेंगे, 5th, 1/5। लेकिन अगर मैं 2/5 कह दूँ तो 2/5, FIFTHS। और अगर मैं 3/5 कह दूँ तो 3/5, तो भी ऐसा लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से। अब तुम बताओ बच्चों, यहाँ 2/3 आना चाहिए कि 2/3 आना चाहिए? क्योंकि 2 है तो थर्ड्स आना चाहिए। गॉट इट? 21 यू गेव फॉल्स विटनेस। यू गेव, पहली बात देखो बच्चे, विटनेस क्या होता है? विटनेस और एविडेंस दो चीज़ों में कन्फ्यूज़न है। विटनेस और एविडेंस। विटनेस होता है गवाह और एविडेंस होता है सबूत। बच्चे गवाह होता है लिविंग, सजीव। जैसे मान लो कोई गवाह है, कोई आदमी, अरे यार ये मिट गया, सॉरी। हाँ, तो विटनेस क्या होता है? विटनेस होता है गवाह जो लिविंग होता है, सजीव आदमी। कोई सजीव आदमी ने मर्डर होते हुए देख लिया तो वो क्या बन गया? उस केस का गवाह। तो सजीव को गवाह कहते हैं। लेकिन अगर मान लो उसी जगह, मान ली एक मर्डर हुआ, उस जगह एक वैलेट मिला पड़ा हुआ है ना, या किसी का ID कार्ड मिला, तो वो सबूत है, एविडेंस है, ना कि वो विटनेस है। क्योंकि विटनेस तो लिविंग होते हैं, एविडेंस जो है नॉन लिविंग होते हैं, निर्जीव होते हैं। अब तुम इस वाक्य के सेंस से पता लगाओ बच्चों कि इस वाक्य में लिखा है कि यू गेव, तुमने दिया फॉल्स विटनेस। यार पहली बात तो विटनेस को कोई दे नहीं सकता, गवाह को पेश किया जाता है बिफोर द जज, जज के सामने, ना कि दिया जाता है। दिए क्या जा सकता है? दिया एविडेंस जा सकता है, सबूत दिया जा सकता है, तो एविडेंस आएगा। क्लियर? ठीक है, 21 के बाद 22 देख लेते हैं। चलिए 22 नंबर क्या है? 22 नंबर हमारा, सी वाज स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द रोड। बच्चे जरा समझना इसको भी, ये रोड है तो ये रोड के सेंटर यहाँ कहना चाहा है। बच्चे सेंटर जो होता वो सर्किल का होता, ध्यान से समझना, सेंटर जो होता सर्किल का होता, वृत्त का। लेकिन तो रोड का क्या होता? रोड के बीच के हिस्से की बात हो तो इसको कहते हैं मिडल। क्या बोलते हैं? मिडल। ठीक है, और सेंटर किसे बोलेंगे? सर्किल वाले को। तो अब तुम बताओ, रोड का सेंटर होगा या मिडिल होगा? तो मिडिल, है ना। किसी पैरेलल चीज़ को, किसी लंबी चीज़ के बीच के हिस्से की बात हो रही है तो सेंटर नहीं बोलते। सेंटर तो आपने पढ़ा होगा, केंद्र सर्किल में होता है बच्चे। तो यहाँ स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द रोड कहेंगे या मिडिल ऑफ द रोड? तो सेंटर नहीं कहेंगे आप, इसको मिडिल ऑफ द रोड कहेंगे। चलिए, ही इन्वाइटेड ऑल हिज सन इन लॉज, आपको पता होगा, टू द पार्टी। बच्चों सन इन लॉज, आपको देखो ध्यान से समझना, अगर आपको प्लूरल बनाना होता है कंपाउंड नाउन, ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन होते हैं दो या दो से अधिक नाउन से या प्रीपोजिशन से मिलके बने हो। तो सन इन लॉज, सन इन लॉ माने दामाद बोलते हैं। तो अगर ही इन्वाइटेड, उसने इन्वाइट करा अपने सारे दामादों को, सन इन लॉज को। तो अगर आपको इसका प्लूरल बनाना है
तो बच्चे प्लूरल बनाते समय ये देखा जाता कि मेन नाउन कौन है। आप बताइए, सन इन लो, इन क्या है, लो क्या है, कुछ भी नहीं, ये प्रीपोजिशन है। एक्चुअली मेन नाउन क्या है, सन। तो अगर आपको प्लूरल बनाना है तो सन्स इन लो लिखना होगा, तो ये गलत है, प्लूरल बनाने के लिए सन्स इन लो लिखना होगा। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जी हमने तो ऐसे पढ़ा है, तो आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है सन इन लॉज अपोस्ट्रोफी एस। अगर आपको पजेसिव केस बनाना हो, अपोस्ट्रोफी लगाना हो, तो बच्चों आपको अपोस्ट्रोफी लगाने के लिए लास्ट वाले नाउन पे ही अपोस्ट्रोफी एस लगता है, लास्ट वाले पे, यहाँ अपोस्ट्रोफी नहीं लगता बीच में। तो समझ गए, प्लूरल बनाना हो तो मेन नाउन ढूंढिए, और अपोस्ट्रोफी लगाना हो तो बस लास्ट वाला ढूंढिए, बस काम चल जाएगा। यहाँ क्या बनाया है, ओल प्लूरल सन इन लो, तो यहाँ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, यहाँ ऐसा लगेगा, तो सन, सन में लगेगा, किस में लगेगा, सन में लगेगा। ठीक है। 24 मैं सोच रहा हूँ जितने सेंटेंस लिए आज उतने तो कर ही दें हम, लेकिन चलो छोड़ो 25 कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, 25 कर लेते हैं। 20 कहाँ गया भाई, 24 ए 5 मैन डेप्यूटी, चलो छोड़ो इतने ही करते हैं, फिर इनको कर लेंगे, नो इश्यू, ठीक है, कल करते हैं इनको बाकी को। चलिए पढ़ते रहिए बच्चों और बढ़ते रहिए, और आपको नई चीज़ें मिल रही होंगी। और बच्चे नाउन की पहली एक्सरसाइज है, 3-4 एक्सरसाइज इसकी भी आएंगी, एकदम दमदार चीज़ें आएंगी, तुम देखना, तुमने पढ़ी नहीं होंगी ऐसी चीज़ें। बाय द वे मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं तुम्हें नई चीज़ें दिखाऊं, मेरा उद्देश्य है नॉलेज हमें भरपूर होना चाहिए, चीज़ें पढ़ रहे हैं जब हम। और इंग्लिश की क्लास भी मैं जल्दी शुरू करने वाला हूँ, जल्दी का मतलब कल परसों में कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, शुरू से बिल्कुल। और पॉलिटी की क्लास भी चलाएंगे, चिंता मत करिए, 2 सब्जेक्ट चलाएंगे बस चैनल पर, बात खत्म। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।